एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शाजी। मैं आपका एक पुराना कोर्स भी ले रही हूँ जो कि ऑब्सन गायनी रिलेटेड कोर्स है, और आज मैं आप सबके सामने वो 5 इंपॉर्टेंट ड्रग्स ऑब्सन गायनी से रिलेटेड पढ़ाने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट हर जनरल प्रैक्टिशनर को या ऑब्सन गायनी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आना ही चाहिए। यानी ये वो 5 मैजिकल ड्रग्स हैं जिससे कम से कम 50 to 80% ऑफ ट्रीटमेंट आपका ऑब्सन गायनी में हो जाएगा। सो ईच वन ऑफ यू बी रेडी विथ योर पेन पेपर वट एवर यू नीड टू। हम पहले 2 ड्रग्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें कि आप अपने क्वेरीज एंड डाउट्स रिलेटेड टू दोज क्वेश्चंस पढ़ लें, और उसके बाद इन द रिमेनिंग नेक्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर हम रिमेनिंग 3 और ड्रग्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट ड्रग इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को WHO ने लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स में रखा है, यानी WHO कैटेगराइज करता है इस ड्रग को वो एकमात्र ड्रग ऑब्सन गायनी से जो दुनिया भर में अवेलेबल होनी चाहिए। सो यस, इट इज अ मैजिकल ड्रग ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। ये क्या है? ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। कैसे? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड्स की संख्या से बनने वाला एक हार्मोन। जब मैं बोलती हूँ हार्मोन तो ये एक नेचुरल हार्मोन होता है, यानी कि एक नेचुरल बॉडी हम सबकी बॉडी में बनता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये कहाँ बनता है? ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में के 2 लोब्स होते हैं, 2 न्यूक्लियसेस होते हैं जिनका नाम है पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। इसमें ये बनते हैं और उसके बाद ये एक न्यूरो हार्मोन के थ्रू हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। जब भी बॉडी को जरूरत पड़ती है इस हार्मोन की तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो न्यूरो हार्मोन्स इसको ब्लड में रिलीज कर देते हैं। हमें पता है हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में और रिलीज होते हैं इनटू द सर्कुलेशन। तो ऑक्सीटोसिन भी एक नेचुरल हार्मोन है। इसका मतलब फिर इस दवा को बनाने का क्या जरूरत थी? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू ईच ऑफ आवर माइंड्स इज कि जब हमारे पास ये नेचुरल हार्मोन था फिर हम इसको क्यों बना रहे हैं? आप लोग ने इंसुलिन के बारे में सुना होगा कि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज हो जाता है, यानी वो भी तो एक नेचुरल हार्मोन है, फिर हम उसे बाहर से सप्लीमेंट करते हैं। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया इस ड्रग के साथ भी हो रही है कि जब बॉडी में इसकी मात्रा कम हो जाए या हमें इससे एक्सेसिव काम चाहिए हो, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का मेजर काम है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना। तो जब हमें डिलीवरी करवानी है बच्चे की और हमें यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीटोसिन उस मात्रा में निकले कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस करवाए। तो जब हमें डिलीवरी करवानी है तब हमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा चाहिए, तब हम इस नेचुरल हार्मोन को सिंथेटिक एनालॉग में बनाते हैं और बाहर से मरीज को देते हैं और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर द बेबी। So that is the role of oxytocin. Although it is a natural hormone, but we are producing it synthetically and using it in and out in the conduction of deliveries. तो ये बात यहाँ तक हमें इसकी बेसिक जो मतलब बेसिक जो इसकी कैटेगरी है वो समझ में आ गई, और इसका रीजन क्या है कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं सिंथेटिक एनालॉग के फॉर्म में, राइट? अब ये प्रिपरेशन कुछ इस तरह से आता है वाइल्स के अंदर। ये जो है ये 10 इंटरनेशनल यूनिट्स का वायल है जो करीबन 2 ml का होता है। इसका 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml का वायल ज्यादा कॉमनली यूज होता है, और जो ये ड्रग है ये हीट स्टेबल नहीं होती है, इसी वजह से इसको फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ता है, यानी इसकी एक कोल्ड चेन होती है जिसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। और यही एक रीजन है कि जहां पर भी ऑक्सीटोसिन यूज हो रहा है वहां पर आपको रेफ्रिजरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। द कोल्ड चेन नीड्स टू बी मेंटेन, न तो वही ड्रग इनइफेक्टिव हो जाती है। अब बहुत सारे लोग जो इसको यूज कर रहे होंगे इस ड्रग को मुझसे कोरिलेट करेंगे कि वो पेशेंट को कभी कभी ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाते हैं और पता चला 2 घंटे निकल गए, पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस आ ही नहीं रहे हैं, और फिर वो परेशान होते हैं कि या तो पेशेंट डिलीवर नहीं हो रही है, उसका पेल्विस खराब है, या बच्चा बहुत बड़ा है, या डिसेंट नहीं है, कोई तो वजह है। एक्चुअली वजह क्या है? कोल्ड चेन उसकी डिसरप्ट हो गई है। अगर आपने कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करी इस ड्रग की तो ये ड्रग बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होती है। तो बस आप कुछ मत करिए, उस ड्रिप को बंद कर दें, एक नई ऑक्सीटोसिन का वायल उठाएं और जो रेफ्रिजरेटेड हो और उसकी ड्रिप बनाएं। आई प्रोबेबली अश्योर यू के कॉन्ट्रैक्शंस आने लगेंगे। सो ये कॉमन मिस्टेक है जो हर जनरल प्रैक्टिशनर या एमडी ऑब्स गायनी यूज करते वक्त नोटिस नहीं करता है कि देयर ऑक्सीटोसिन माइट बी इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ पुअर कोल्ड स्टोरेज। ओके,
नाउ दिस बिलोंग्स टू एन एफडीए कैटेगरी एक्स ड्रग। इसका मतलब ये है कि ये प्रेगनेंसी में यूज करने वाली ड्रग है, उसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं है। ये वो ड्रग है जो सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स को दी जाती है, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन के लिए हो, चाहे लेटर इन प्रेगनेंसी डिलीवरी करवाने के लिए हो, बट इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं है। बट ये आप समझ ले कि हर महिला प्रेग्नेंट होती है, तो ऑलमोस्ट हर महिला को चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे अबॉर्शन हो, चाहे मोलर प्रेगनेंसी इवैक्यूएट हो, जिंदगी में एक बार ऑक्सीटोसिन का मजा तो चखना ही चखना है। यानी ये आप समझ ले कि if I tell you that the population of the Indian population accounts for at least we are 40 to 60 का रेशियो होगा अगर मेल टू फीमेल, तो 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इस ड्रग को इस्तेमाल करती है somewhere or the other in their life. Okay, so each and every female who gets pregnant will have this drug in her life for at least once or twice or number of times she gets pregnant. So it's a magical drug. Now the mechanism of action, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने से हमें ये समझ आएगा कि इस ड्रग के मैकेनिक्स और इससे जो होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वो किस तरीके से इस ड्रग का डोज बढ़ाते हुए ज्यादा हो जाएंगे, राइट। इट एक्ट्स थ्रू द रिसेप्टर्स एंड वोल्टेज मीडिएटेड कैल्शियम चैनल्स टू इनिशिएट मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। हमें पता है कि कोई भी यूट्रस के अंदर जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, और स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम चैनल्स पे डिपेंड करता है। ये ऑक्सीटोसिन कैल्शियम चैनल, वोल्टेज मीडिएटेड कैल्शियम चैनल्स को एक्साइट कर देता है। ऑक्सीटोसिन जाता है स्मूथ मसल्स के मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स पे, ऑक्सीटोसिन के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स प्रेगनेंसी के बढ़ने से बढ़ते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में 10 रिसेप्टर्स हैं, तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी यानी टर्म पर जाके ये करीबन 2000 रिसेप्टर्स हो जाते हैं, राइट। तो विद द एडवांसिंग प्रेगनेंसी द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन द स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस इंक्रीजेस, बढ़ते जाते हैं। इसीलिए टर्म पे इसका डोज कम होता जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर्स बढ़ गए हैं तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज से करवाएंगे, और जितने कम जेस्टेशन का यूट्रस होगा उतने कम रिसेप्टर, इससे ज्यादा डोज लगेगा। जब भी हम अबॉर्शन करवाएंगे तो हमें ऑक्सीटोसिन का डोज ज्यादा लगेगा और टर्म पे जाके हमें कम लगेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स विद द इंक्रीजिंग एडवांसिंग जेस्टेशन बढ़ता जाता है। करता कुछ नहीं है, ये ऑक्सीटोसिन जाता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से बाइंड करता है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ाता है स्मूथ मसल्स के अंदर, मायोमेट्रियल स्मूथ मसल्स के अंदर, और जब भी कैल्शियम बढ़ता है किसी भी स्मूथ मसल में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बस यही मैकेनिक्स है, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, चाहे वो फुल टर्म बेबी हो, चाहे वो अबॉर्टस हो, चाहे वो डेड फीटस हो, चाहे वो मोलार टिश्यू हो, वो निकाल देगा उसको यूट्रस से बाहर। ये बहुत सिंपल सी मैकेनिक्स है, राइट। इसको मैंने बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करके नहीं लिखा है, इनफैक्ट बुक्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखा है, बट दिस इज टू जस्ट जस्टिफाई कि एक सिंपल लाइन में आप समझ ले इस ड्रग के मैकेनिक्स ऑफ एक्शन को। नाउ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यहां मैंने लिखा है कि इट इज 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को अगर मैं ऑक्सीटोसिन लगा दूंगी तो 20 मिनट्स नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ है, बट इसकी प्रेग्नेंट विमेन में हाफ लाइफ 5 मिनट की है। अब आप सोच ली कितनी पावरफुल ड्रग होगी कि जाते ही पीक प्लाज्मा वैल्यू 5 मिनट में आ जाती है, विच इज सो नाइस। यानी कि अगर किसी लेडी को मुझे एकदम से ब्लीडिंग को रोकना है, यूट्रस, हमें पता है कि यूट्रस में ब्लीडिंग भी तब रुकती है जब यूट्रस रिट्रैक्ट करता है ना, रिट्रैक्ट करता है। जिन लोगों ने मेरी वो क्लासेस अटेंड करी होंगी जहां मैंने मैकेनिक्स ऑफ लेबर पढ़ाया है, वहां मैंने ये भी पढ़ाया है कि गॉड ने एक नेचुरल मैकेनिज्म टू कंट्रोल पोस्टपार्टम ब्लीडिंग बनाया है। यूट्रस बच्चा निकालने के बाद, प्लेसेंटा निकालने के बाद रिट्रैक्ट होता है और मायोमेट्रियल रिट्रैक्शन की वजह से अपने आप ब्लीडिंग बंद हो जाती है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर इस ड्रग को मैं किसी पेशेंट को डिलीवरी के फौरन बाद लगाती हूँ तो 5 मिनट के अंदर उसकी ब्लीडिंग रोक देगा वो, क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 मिनट्स में है। 5 मिनट के अंदर पीक प्लाज्मा वैल्यू आ जाती है और ये बहुत तेजी से मेटाबोलाइज हो जाती है, यानी कि इसका इफेक्ट भी 10 मिनट में 0। व्हाई? बिकॉज एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिनेज। ऑक्सीटोसिनेज एंजाइम प्लेसेंटा, यूट्रस और प्लाज्मा तीनों में प्रेजेंट होता है और ये इसको फौरन मेटाबोलाइज कर देता है। तो इसी वजह से इस ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन वेरी क्विक एंड मेटाबॉलिज्म वेरी क्विक।
तो ये प्लाज्मा में रहती ही नहीं है। मान लेते हैं कि किसी पेशेंट को किसी रिमोट सेंटर में डिलीवरी कराई जा रही थी ऑक्सीटोसिन से, और ड्रिप सिस्टर ने बजाय, वहां इन्फ्यूजन पंप्स थे नहीं, ड्रिप सिस्टर ने अपने रेट पे लगा दी, अपना रेट मतलब जो दिल में आ रहा है उस रेट पे लगा दिए। अब उसको ताबड़तोड़ कॉन्ट्रैक्शन आने लगे, तो आप डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि यूट्रस रप्चर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बच्चा मर जाए। आप कुछ नहीं करें, आपने 1 सेकंड में जाकर ड्रिप को बंद कर दें। ऑलमोस्ट इन 5 to 10 मिनट्स पेशेंट सेटल हो जाएगी। कहने का मतलब है दिस इज द मैजिक ऑफ दिस ड्रग, द इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड सब्सिक्वेंट लोअर प्लाज्मा वैल्यूज एंड waning off of the effect within minutes. So the control of the drug is very good. तो ज्यादातर पेरिफेरल सेंटर्स में जब आप देखेंगे तो डिलीवरीज लोग ऑक्सीटोसिन से कराते हैं रादर देन प्रोस्टाग्लैंडिन, और यही एडवांटेज है ऑक्सीटोसिन का प्रोस्टाग्लैंडिन से जो हम लोग यूज करते हैं आजकल लेबर करवाने के लिए। मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट है और आपका सर्विप्राइम जेल है, उनके इफेक्ट ऐसे नहीं है। एक बार आपने जेल डाल दिया अंदर, अब वो चला गया प्लाज्मा में, अब उसका इफेक्ट करीबन 12 घंटे तक रहता है। मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द कंडक्शन ऑफ अबॉर्शन और डिलीवरी, right? Because they remain in the plasma for hours together. Unlike oxytocin, कोई ऊंच नीच हो गई, फटाक से बंद कर दी, बंद हो गई, काम खत्म, you are at peace. So this is a very very good control drug for each one of us. और इसीलिए पेरीफेरी में जब भी लीकिंग का पेशेंट आता है, जब भी नॉर्मल डिलीवरी का पेशेंट आता है, तो पेशेंट ज्यादातर ऑक्सीटोसिन से डिलीवर होते हैं क्योंकि इसका बेटर कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल जो है ना इस ड्रग का बहुत अच्छा है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड पीपल ऑल्सो जिनकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा, देखो एक तो सर्विप्राइम जेल जो होता है, जो सर्वाइकल प्राइमिंग करवाता है और डिलीवरी कराता है, वो महंगा होता है, 400 रुपए का होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन का एक वायल करीबन 4 या 5 रुपए का है, विच इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। बहुत जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन है, फटाक से आपको इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा, इमीडिएट चला जाएगा। और बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इसका स्टोरेज, इसका स्टोरेज प्रॉपरली अगर करा जाए तो इट्स अ वंडरफुल ड्रग, राइट? अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को मैंने पिक्टोग्राफ में समझाया है कि ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मायोमेट्रियल सेल के अंदर गया, ऑक्सीटोसिन ने जाके कैल्शियम चैनल के साथ स्टिमुलेट करा, इंटरैक्शन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे जाने के बाद बाइंड करा, कैल्शियम इन्फ्लक्स को बढ़ाया, और कैल्शियम रिसेप्टर ने बाइंड करने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया है, राइट? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मस्कुलेचर इंक्रीजेस। तो जो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन ही करवाता है, ये उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा देता है। यानी कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आती है जिसको लेबर पेन्स हो रहे हैं, राइट? लेबर पेन्स क्या होते हैं? हमें पता है कि जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे लेडी को ज्यादा तगड़े कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं, तभी तो लेबर एडवांस करता है, राइट? तो इनिशियल जो पहला फेज होता है या लेटेंट फेज ऑफ लेबर होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस का फोर्स यानी कि उसका जो पावर है वो भी बढ़ जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शंस जो कम सेकंड्स के लिए लास्ट कर रहे थे वो अब ज्यादा सेकंड्स के लिए लास्ट करेंगे और जल्दी जल्दी आएंगे। तो ऑब्वियसली फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस कमिंग इन हायर फ्रीक्वेंसी विल प्रोग्रेस द लेबर और एडवांस द लेबर, यानी कि ये लेबर को सिर्फ स्टैब्लिश नहीं करेगा, ये ऑगमेंट भी करेगा, यानी डिलीवरी कंडक्ट करवाएगा। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज, अब जैसे जैसे मैंने मैकेनिक्स पढ़ाई आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसके यूजेस क्या हैं। मतलब ऑलमोस्ट हाफ दी पॉपुलेशन विच आई एम टीचिंग उसको ये समझ आ गया होगा कि इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, राइट? सो मूविंग ऑन टू एक और यूज है इसका। जैसे मैंने आपसे बोला था कि ऑक्सीटोसिन जो है एक नेचुरल हार्मोन है, ये मिल्क लेट डाउन करवाता है। इसका यूज हम इस सिंथेटिक ड्रग का हम यूज मिल्क इंजेक्शन के लिए बहुत कम करते हैं, बिकॉज हमारे पास बेटर गैलेक्टोगॉग्स हैं। गैलेक्टोगॉग्स वो ड्रग्स होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क को निकलवाती हैं। किसी महिला को अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकल रहा हो तो उसको हम जो ड्रग्स देते हैं उनको गैलेक्टोगॉग्स कहते हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जिनके पास वो गैलेक्टोगॉग्स अवेलेबल नहीं है ना, बहुत सारे लोगों के पास अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में गैलेक्टोगॉग्स नहीं होते और आपके पास ऑक्सीटोसिन रखा है, तो आप उसको एक एम्प्यूल ऑक्सीटोसिन IM लगवा दीजिए, उसको मिल्क निकलने लगेगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस में ऐसा है कि आपके पास महंगे गैलेक्टोगॉग्स नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एडमिटेड पेशेंट को एक IM एम्प्यूल ऑफ ऑक्सीटोसिन लगवा दें और उसको मिल्क लेट डाउन
होने लगेगा। उसका मैकेनिक्स कुछ ऐसा है, मैंने कहा कि ये कैल्शियम इन्फ्लक्स करवाता है आफ्टर बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स, यही काम ये ब्रेस्ट मसल में भी करवाता है। ब्रेस्ट मसल में भी स्मूथ मसल्स होते हैं, उन स्मूथ मसल से ये बाइंड करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स पे, और फिर वहां पर इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम करा के ब्रेस्ट स्मूथ मसल्स को, ब्रेस्ट एल्वेलर टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क अपने इजैकुलेटरी डक्ट से निकल के सब एरुलर टिश्यू में आता है और वहां से निपल से निकल के बेबी के माउथ में जाता है। दिस एंटायर मैकेनिक्स इज कॉल्ड मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। ओके, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक बच्चे की सकलिंग रिफ्लेक्स, है ना, बच्चा सकल करेगा तो मिल्क अपने आप ही निकलता है, क्योंकि नेचुरली वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द नेचुरल ऑक्सीटोसिन। इसीलिए इस हार्मोन की जरूरत हमें मिल्क लेट डाउन के लिए जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के दूध को सकल करता है, नेचुरली वो जो नेचुरली स्टोर्ड हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का वो निकलता है और बच्चे के सकलिंग की वजह से मिल्क एजेक्शन होने लगता है। बट कभी ऐसा होता है कि मदर डिप्रेस्ड है, पोस्टपार्टम ब्लूज में है, मदर को पीपीएच हो गया था, बहुत हाइपोवॉल्यूमिया में है, खाया पिया कुछ नहीं है, नील बाय माउथ है, ऐसे केसेस में मिल्क का लेट डाउन नहीं होता है, बच्चा जब सकल भी करता है, तब हम इस आर्टिफिशियल एनालॉग का यूज कर सकते हैं और सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन लगाने से मिल्क लेट डाउन करवा सकते हैं। बट वी हैव बेटर एनालॉग्स, गैलेक्टोगॉग्स, इसीलिए हम इसका यूज कम करते हैं। बट यस, दिस इज वन ऑफ द यूज। नाउ कौन कौन सी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं हमारे पास? नाउ जब मैं पढ़ती थी अपने जमाने में, तब हम ज्यादातर सिर्फ दो ही प्रिपरेशंस यूज करते थे, एक जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है, राइट, और दूसरा सिंटोमेट्रिन, जिसका कॉम्बिनेशन होता है अर्गोमेट्रिन या मिथर्जिन के साथ, राइट। अब इसके और ज्यादा हीट स्टेबल वेरिएंट आ गए हैं। मैंने आपसे बोला कि बेसिकली ये कोल्ड चेन मेंटेन करना इस ड्रग की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैन्युफैक्चरर्स ने एक इसका सिंथेटिक एनालॉग बनाया जिसका नाम होता है कार्बिटोसिल। ये ड्रग्स काफी सेंटर्स में आ गई है, इनफैक्ट हम लोग भी इसको बहुत ज्यादा रेगुलर यूज में यूज कर रहे हैं। ये वो ड्रग है जहां कोल्ड चेन नहीं मेंटेन होती है, तो इसका जो हीट स्टेबल एनालॉग है वो है कार्बिटोसिन। कार्बिटोसिन इज नथिंग बट अ हीट स्टेबल सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। It is being used as a single dose of 100 microgram via slow IV injection। और आजकल हम हमारे LACS में इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको यूज करने से हमें किसी और ऑक्सीटोसिक की जरूरत नहीं पड़ती है टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हैमरेज। इसको IM इंजेक्शन के तौर पे भी लगा सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद एज अ सिंगल डोज ऑफ 100 माइक्रोग्राम, राइट। इट इज लॉन्ग एक्टिंग, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 5 मिनट नहीं रहता बल्कि आधा घंटा से 1 घंटा रहता है, राइट। तो पीपीएच नहीं होगा पेशेंट को, लॉन्ग एक्टिंग होता है, हीट स्टेबल होता है, इसलिए आपको कोल्ड चेन मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर अ कोल्ड चेन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एज नीडेड फॉर ऑक्सीटोसिन। और इसी वजह से बहुत सारे सेंटर्स कार्बिटोसिन को यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीटोसिन। ओके, इसके बाद इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है मिथर्जिन के साथ, राइट, विच इज मिथाइल अर्गोमेट्रिन। मिथाइल अर्गोमेट्रिन एक पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्रग है। इसका जब कॉम्बिनेशन हम ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट के साथ कर देते हैं, 5 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन यानी 1 ml का एम्प्यूल, तो ये एक नई ड्रग बन जाती है जिसका नाम होता है सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन भी बिल्कुल वैसे ही यूज होती है, बट इसका ज्यादातर यूज डिलीवरी के बाद होता है टू कंट्रोल पोस्टपार्टम हैमरेज। ओके, ये और ज्यादा पावरफुल ऑक्सीटोसिन का एनालॉग बन जाता है। एक डिसअमाइनो ऑक्सीटोसिन भी होता है। डिसअमाइनो ऑक्सीटोसिन इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड। फिर एक ऑक्सीटोसिन नेजल सोल्यूशन भी आ रहा है जिसमें 40 यूनिट्स पर ml का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ये भी पोस्टपार्टम हैमरेज में यूज करी जा रही है। अभी इस पे ट्रायल्स चल रहे हैं, ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ है, राइट। इसके बाद आता है कि किस किस रूट से हम पोस्टपार्टम हैमरेज में यूज करी जा रही है। अभी इस पे ट्रायल्स चल रहे हैं, ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ है, राइट। इसके बाद आता है कि किस किस रूट से पोस्टपार्टम हैमरेज में यूज करी जा रही है। अभी इस पे ट्रायल्स चल रहे हैं, ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ है, राइट। इसके बाद आता है कि किस किस रूट से हम देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन, जैसा मैंने बोला, कि एक बहुत वेल कंट्रोल या सेल्फ कंट्रोल ड्रग है, यानी कि आपने ये समझ लिया कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर करने से जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा।
राइट? तो इसका मतलब ये वो ड्रग है, बिल्कुल वैसा ही समझे जैसा कि हम डोपामीन लगाते हैं, एड्रेनालिन लगाते हैं, नॉरएड्रेनालिन लगाते हैं। किससे लगाते हैं? इन्फ्यूजन पंप से। यानी प्रति मिनट जाने वाला जो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है वो फिक्स होना चाहिए। अपनी मर्जी नहीं चलेगी कि जो दिल में आएगा वैसे उसका इन्फ्यूजन चेंज कर देंगे, राइट? सो सिंस इट्स ऑनसेट ऑफ एक्शन इज वेरी वेरी क्विक, although its termination is also very quick, but we know that even a slight change in the concentration of the drug will change the frequency and force of contraction. इसीलिए हमें इसे कंट्रोल्ड आईवी इन्फ्यूजन यानी इन्फ्यूजन पंप से देना होता है बाकायदा। लेकिन अगर आपके पास इन्फ्यूजन पंप्स नहीं है तो हम इसको नॉर्मल इन्फ्यूजन सेट से भी दे सकते हैं। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू मॉनिटर द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। ओके, आपको एक बंदे को वहां पे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीटोसिन लगा के घर चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। विद दिस ड्रग्स यू हैव टू मॉनिटर लेबर and you have to be present in order to see the drop rate and the infusion rate to the patient, right? It can be given as IV infusion, it can be given as an IM bolus. कितना देते हैं हम? 5 से 10 यूनिट IM bolus देते हैं बर्थ ऑफ द बेबी के बाद। यानी जैसे ही बेबी का एंटीरियर शोल्डर निकलता है उसके बाद हम 5 यूनिट या 10 यूनिट स्टैट में बोलस लगाते हैं इंट्रामस्कुलर डीप इनटू द बटक्स, राइट? ये पीपीएच को प्रिवेंट करता है। अब आप सोचिए कि जितनी डिलीवरी होती हैं कहीं पर भी, गांव में इनफैक्ट दाइयां भी देती हैं, तो जो ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, आजकल जो एनआरएचएम ने जो नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है, उन्होंने ऑक्सीटोसिन को ऑलमोस्ट हर डिलीवरी किट में डाला है और 10 यूनिट को मैंडेटरी कहा गया है आईएम लगाने के लिए एज दी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी हर डिलीवरी बिना 10 यूनिट के होनी ही नहीं है। डिलीवरी तो हो जाएगी, उसके बाद पीपीएच को प्रिवेंट करना है, होने ही नहीं देना है। यानी हर डिलीवरी किट में ये ड्रग आपको मिलेगी ही मिलेगी, राइट? फिर इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशन अर्गोमेट्रिन के साथ आता है, जिसको सिंटोमेट्रिन की तरह लगाया जाता है पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए। बक्कल टैबलेट्स या नेजल स्प्रे का लिमिटेड यूज है जो कि अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। तो हमें एक बात समझना पड़ेगी कि इसको बनाएंगे कैसे, राइट? तो बनाना कैसे ये समझ लेते हैं इसको, राइट? सब लोग ये कहेंगे कि मैडम आपने इतनी मैजिकल ड्रग तो पढ़ा दी लेकिन ये तो हमें बता ही नहीं रही है कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, बनाएंगे कैसे। इतना तो समझ आ गया कि 2 एम्प्यूल लेंगे और लोड करके आईएम लगा देंगे डिलीवरी के बाद, बट डिलीवरी कंडक्ट कैसे कराएंगे इससे? ओके, करना क्या है, आप इसका एक एम्प्यूल जिसमें कि 1 ml 5 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन है, उसको 4 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स कर ले। 4 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स करने के बाद ये एक 5 ml का सोल्यूशन बन गया और हर ml में 1 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ ड्रग हो जाएगी, राइट? सो 5 ml ऑफ NS प्लस ऑक्सीटोसिन का सोल्यूशन आपने बना लिया। इसको आप बना के अपने लेबर वार्ड में लेबल करके रख दे। अब इस 5 ml के सॉल्यूशन को, ऑक्सीटोसिन डिसॉल्व्ड इन NS को, एक यूनिट 500 ml RL में डालते जाएंगे तो आपका ऑक्सीटोसिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। समझ लीजिए ये इतनी सरल भाषा में मैं आपको समझा रही हूं कि शायद ही किसी किताब में लिखा होगा। और मैं आज भी देखती हूँ इनफैक्ट बड़े बड़े टर्शरी केयर सेंटर में भी ऑक्सीटोसिन सही रेट पे चलाया ही नहीं जाता है जहां इन्फ्यूजन पंप्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बनाना ही नहीं आता है। तो करना कुछ नहीं है, एक वायल लेंगे, 1 ml उसके अंदर 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन है, 1 ml की इस वायल को तोड़ेंगे, 4 ml NS लोड करेंगे एक स्टेराइल सिरिंज में, उसमें इस ड्रग को लोड कर लेंगे, 5 ml का सोल्यूशन बन गया, इसको लेबल करके रख देंगे। अब जिस पेशेंट का भी लेबर ऑगमेंट करवाना है तो डॉक्टर ऑर्डर देता है 1 यूनिट से ऑगमेंट कर दीजिए, 2 यूनिट से ऑगमेंट कर दीजिए, 5 यूनिट से ऑगमेंट कर दीजिए। कुछ नहीं करना, उस लेबल ड्रग को उठाना है, 500 इन्फ्यूजन बोला ना, तो इसको आरएल में डिसॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना है। वो जो प्री लेबल्ड सिरिंज आपने बना के रखी है उसको 500 ml के आरएल की वायल में डाल के थोड़ा हिला लेना है, बस। अब कुछ नहीं करना, अब सेट करना है ड्रॉप रेट, राइट? तो सोल्यूशन तो बन गया ड्रग का। यानी कि मुझे नहीं लगता है कि आज की इस क्लास के बाद किसी को सोल्यूशन बनाने में डिफिकल्टी होगी कि लेबर कैसे ऑगमेंट कराना है भाई ऑक्सीटोसिन से, राइट? करना कुछ भी नहीं है,
वायल एक तोड़ के पहले 4 ml NS में डिसॉल्व कर ले और उसके बाद उसकी जितनी यूनिट आपको डालनी हो वो 1 यूनिट पर ml का सॉल्यूशन बन जाता है। अब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 3.5 यूनिट आप RL में डालते जाइए, राइट। अब इसका ड्रॉप रेट कैसे करना है? अब आपको जिस भी ड्रॉप रेट पे पहला कॉन्ट्रैक्शन वुमेन को आए, कॉन्ट्रैक्शन मतलब यूट्रस हार्ड हो जाए, राइट, उस पे आप इसको चालू करिए। मान लीजिए किसी लेडी को 8 ड्रॉप पे ही पहला कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो 8 ड्रॉप्स चला के देखिए 10 मिनट के लिए। अगर उसको एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं 3 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस लास्टिंग फॉर 45 सेकेंड्स इन 10 मिनट्स, यानी आपको इस ड्रग को 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना है। अगर 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शंस 45 सेकेंड्स के आ रहे हैं तो मतलब पेशेंट को एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। बस इतना सेट करना है आपको 10 मिनट के लिए वेट करना है ड्रॉपर पकड़ के और उसके बाद काउंट करना है 10 मिनट में कि 3 कॉन्ट्रैक्शंस हैं भाई करीबन 40 सेकंड के नहीं है। अगर 40 सेकंड के 3 कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में स्टैब्लिश हो गए, उस ड्रॉप रेट पे उसको सेट कर दीजिए। अब वो चाहे 16 हो, चाहे 32 हो, चाहे 60 हो, इससे हमें मतलब नहीं है। सिंपल फंडामेंटल यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर इज प्रिपेयर योर वायल, आफ्टर प्रिपरेशन डिसॉल्व इन इट RL और उसके बाद ड्रॉप रेट सेट कर दीजिए विद एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन। अब कुछ नहीं करना है, मॉनिटर करना है उसका फीटल हार्ट साउंड। बस यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का रेट मॉनिटर करिए और फीटल हार्ट साउंड सुनते रहिए हर आधा घंटे पे, हो गया ड्रग। आई बेट यू अगर कोई और कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है 80% ऑफ वजाइनल डिलीवरीज इस अकेली ड्रग से हो जाएंगी। आपको कुछ और नहीं लगेगा सिवाय इसके कि थोड़ा सा कूबा चाहिए होता है, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन डिस्ट्रेस नहीं होगा तो पक्का 100% वजाइनल डिलीवरी हो जाएगी। ये और बात है कि उसके पहले ऑब्स्टेट्रिशियन डिस्ट्रेस शुरू हो जाता है, लोग पैनिक ही करने लगते हैं और इतनी देर से लगाई हुई है ड्रग, पेशेंट डिलीवर नहीं हो रही है, पेशेंट डिलीवर नहीं हो रही है। तो बेसिकली जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए और आपने पेल्विस रूल आउट कर लिया है तो हमेशा देखिए कि आपके ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शंस आ भी रहे हैं कि पेशेंट यूं ही चिल्ला रही है, राइट। So that is how you will go about the regime for escalating doses of oxytocin for conduction of labor, right? अब इससे होगा क्या क्या, यानी कि ये जो मैजिकल ड्रग जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे ये क्या क्या करवाएगी। ये एक प्रेग्नेंट फीमेल में हर ट्राइमेस्टर में काम आती है। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर कोई लेडी मेरे पास आती है जिसको मिस्ड अबॉर्शन हो जाए, बच्चे की धड़कन नहीं आई और अब आपको इसको डिलीवर कराना है, मान लेते 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है और आप एक रिमोट सेंटर में बैठे हैं जहां ना मीजोप्रोस्टॉल ड्रग है ना मीफीप्रिस्टोन है, आपके पास ऑक्सीटोसिन अवेलेबल है क्योंकि आपके यहाँ डिलीवरियां होती हैं। आप कुछ मत करिए, 5 यूनिट या 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन की ड्रिप बनाइए जैसे मैंने बताई और वो चालू कर दीजिए। 90% ऑफ ऑल अर्ली प्रेगनेंसीज कैन बी टर्मिनेटेड विद 5 to 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन। कुछ नहीं करना है। सो ऑल केसेस। अब एक पेशेंट आती है जो ब्लीड करती हुई है, 14 हफ्ते 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है ना, कुछ भी हो गया उसको, इनकम्प्लीट अबॉर्शन करके ब्लीड कर रही है। अब आप सोच रहे हैं कि करना क्या है जल्दी से, यू हैव टू एक्सपीडिट द डिलीवरी, एक्सपीडिट द अबॉर्शन प्रोसेस। एक्सपीडिट करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्शंस कैसे चाहिए, ताबड़तोड़। जब आपको एक्सपीडिट करना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो आप इन कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगा देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द पैरिटी ऑफ द पेशेंट, अगर पैरिटी कम है पेशेंट की, यानी उसके 1 या 2 नॉर्मल डिलीवरी हुई है या 1 भी नहीं हुई है, पहले ही बच्चा था, आप आराम से सेफ, वेरी सेफ ड्रग आप 5 यूनिट आराम से लगा सकते हैं इन अर्ली प्रेगनेंसी अप टिल 20 वीक्स फॉर एक्सपीडिटिंग द डिलीवरी ऑफ, फॉर एक्सपीडिटिंग द अबॉर्शन प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन। मान लेते हैं कभी कभी मोलर प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी जहां अंगूर के गुच्छे की बीमारी बोलते हैं उसको, राइट, जहां पे फीटस नहीं बना है, प्लेसेंटल डिफेक्ट है, पूरा यूट्रस फुल ऑफ हाइपरट्रोफिक ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है, उसको एक्सपीडिट करना, उसको डिलीवर कराना है। तो कुछ नहीं करना होता है, एक सक्शन कैन्युला लेना है और ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगानी है 5 से 10 यूनिट और सक्शन कर देना है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिट्रैक्ट होगा, आपका सक्शन कैनुला सब कुछ सक कर लेगा और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। वेरी सिंपल। आपके ऑलमोस्ट, हमें पता है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इनएविटेबल इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन और मोलर प्रेगनेंसी करीबन 40% होता है वेटेज इसका ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस में। तो हर वो बंदा जो अबॉर्शन प्रोसेस करवा रहा है या सेकेंड ट्राइमेस्टर एमटीपी करवा रहा है, उनके लिए ये रामबाण ड्रग है, राइट। इसके बाद आता है टू स्टॉप द ब्लीडिंग फॉलोइंग इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस। मान लेते हैं कि किसी पेशेंट आपके पास रेफर होके आई है कि मैडम उसका अबॉर्शन तो हो गया लेकिन अभी भी ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, आपके यहाँ भेजा है ब्लड लगवाने के लिए।
तो पहले ब्लीडिंग रोकना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 यूनिट या 10 यूनिट आप उसको आईवी इन्फ्यूजन चालू कर दीजिए, उसकी इवैक्यूएशन के बाद की जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस आएंगे कि मायोमेट्रियल के बीच में रन करने वाली ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो अगर पोस्ट अबॉर्शन कोई पेशेंट पूरा एक्सपेल करके आई घर पे बट अभी ब्लीड कर रही है आपके यहाँ, आप कुछ मत करिए, 5 यूनिट या 10 यूनिट की ऑक्सीटोसिन ड्रिप बनाइए और 1 घंटे चला दीजिए, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, राइट। इसके बाद आता है फॉर इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, यानी कि अबॉर्शन का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, हमें करवाना है। मान लेते हैं आप अपनी ओपीडी में बैठे हुए एक पर्चा देख रहे थे, आपने एक पेशेंट आई, उसने कहा मैडम मैं 2 महीने 4 महीने 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ, 12 हफ्ते, आपने सोनोग्राफी करवाई पहली बार, बच्चे की धड़कन नहीं आई है। अब 12 वीक्स में भी प्रेगनेंसी में धड़कन नहीं आना या कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट होना, ये क्या है, ये मिस्ड अबॉर्शन है। अब मिस्ड अबॉर्शन लेके वो रिपोर्ट आ गई दूसरे दिन आपके पास 12 वीक्स की प्रेगनेंसी या 11 वीक्स की प्रेगनेंसी, बट यू डू नॉट हैव द फैसिलिटी टू कंडक्ट एमटीपी नाउ बिकॉज यू डोंट हैव ड्रग्स, ओके, बट यू हैव ऑक्सीटोसिन। तो आप क्या कर सकते हैं, 12 वीक्स की प्रेगनेंसी के लिए आपको टर्मिनेट करने के लिए सिर्फ एक रजिस्टर्ड आरएमपी होने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑक्सीटोसिन है तो आप 20 यूनिट्स या 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन के साथ उसका अबॉर्शन इंड्यूस कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो यस, रिमोट प्लेसेस में जहां कोई और प्रोस्टाग्लैंडिन अवेलेबल नहीं होता है, लोग 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन लगा के अर्ली ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसीज को इंड्यूस करके अबॉर्ट भी करवा देते हैं। सो अगेन वी आर नॉट ओनली हेल्पिंग द पेशेंट but also I am giving you options of how to go about in your clinical practice when you are falling short of higher drugs for abortion. So it's a magical drug in early pregnancy, not only to complete the process of incomplete abortion, proceed with missed abortions, expedite the expulsion of molar pregnancy tissue और control hemorrhage following evacuation process. तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में ही 5 आपके यूजेस हो गए हैं। इसके बाद आते हैं लेट प्रेगनेंसी में क्या करवाएगा। लेट प्रेगनेंसी में यानी जब पेशेंट नियर टर्म होगी, तो ऑक्सीटोसिन नियर टर्म मैंने बताया कि रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली अब डोज कम हो जाएगा। अब 5 यूनिट 10 यूनिट की बात नहीं करेंगे, अब हम 1 से 2 यूनिट या 3 यूनिट की बात करेंगे, बस इससे ज्यादा का कॉन्सेंट्रेशन फुल टर्म प्रेगनेंसी में यूजुअली नहीं जरूरत पड़ती है। मैं अपनी ऑलमोस्ट सारी प्राइमी ग्रेविडा और मल्टीज को 2.5 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से डिलीवर करा लेती हूँ, यानी कि अब हम टर्म पे जाके लेसर कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे, इंड्यूस करने के लिए, लेबर इंडक्शन के लिए कोई पेशेंट मेरे पास आती है और उसकी डेट निकल गई है, उसकी डेट मान लेते हैं 30 मई की थी, 30 मई तो निकल गई, आज 1 तारीख है या 2 तारीख है जून की, और अब हमारे पास सर्विप्राइम जेल नहीं है इंड्यूस करवाने के लिए लेबर, या मीजोप्रोस्टॉल भी नहीं है, हमारे पास कोई प्रोस्टाग्लैंडिन है ही नहीं, और पेशेंट ऑस 1 फिंगर में है। अब हम ये लेबर इंड्यूस कैसे करें, बढ़ाएं कैसे आगे, पेशेंट को तो कोई कॉन्ट्रैक्शंस आ ही नहीं रहे हैं। हम उसको 2 यूनिट्स ऑफ पर मिनट के ड्रॉप रेट पे, 2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट के ड्रॉप रेट पे एवरी 20 मिनट्स उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे और पेशेंट को इंड्यूस कर देंगे अंटिल मैक्सिमम और एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शंस आर रीच। जो मैंने बताया कि 3 कॉन्ट्रैक्शंस हर 10 मिनट में आने लगे तो लेबर इंड्यूस हो जाएगा। तो कभी मेरे पास अगर पोस्ट डेटेड पेशेंट आ जाती है और हमारे पास और कोई मीन्स नहीं हो इस ड्रग को लेबर को इंड्यूस करने का, तो पोस्ट डेटिज्म में इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए आप 2 यूनिट से स्टार्ट करिए और आप आराम से सेफली 3 से 4 यूनिट में इंड्यूस कर देंगे पेशेंट को, उसका ऑस डायलेट करने लगेगा, राइट। फिर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, मान लेते हैं कि कभी कभी अपने पास ऐसे पेशेंट आती है ना कि पेशेंट 4-5 सेंटीमीटर में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, अब डिलीवर कैसे कराएं, आपको कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी और पावर को बढ़ाना है। दिस इज अगेन अ वेरी यूजफुल ड्रग। आप इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल है तो इन्फ्यूजन पंप से, और नहीं तो नॉर्मल आईवी सेट से भी आप ड्रॉप रेट सेट करके 1, 2, 3, 4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट के रेट पे आप ड्रॉप रेट सेट कर दें उतने पे, और ग्रेजुअली हर 20 मिनट पे जाके ड्रॉप रेट को इंक्रीज करते जाएं जब तक कि आपको क्या नहीं मिल जाए, एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन, राइट। बहुत सिंपल ड्रग है, यकीन मानिए कि एक बार आप अगर ट्रेन हो जाए ऑक्सीटोसिन में तो ऑलमोस्ट
हर कोई, सिस्टर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि सच अ नाइस ड्रग के नॉन मेडिकोज भी इसको यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन बस प्रॉब्लम क्या होता है कि वो उसकी बेसिकली वो नहीं समझ पाते कि इसको करना कैसे है, एंड देन दैट इज द एरिया व्हेन यू डोंट नो यू आर स्कैर्ड ऑफ द ड्रग। अरे भैया ऐसी ड्रग है, इन्फ्यूजन पंप से चलती है, मतलब बहुत खतरनाक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर जगह इन्फ्यूजन पंप कतई नहीं है। फिर भी आप सोचिए कि WHO ने इसको अपनी लिस्ट में डाला है, इसका मतलब है कि इट इज वेरी वेरी सेफ ड्रग। इसका जो सेफ्टी मार्जिन है वो काफी अच्छा है, क्योंकि एक्शन क्या है, 5 मिनट में खत्म हो जाता है। कभी ऊंचे नीच हो जाए आपसे, बंद कर दो, राइट? अब आता है लेबर। लेबर में क्या यूज है, और इसीलिए इसने WHO ने इसको अपनी ड्रग एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में डाला है। हर डिलीवरी आज की तारीख में, वो कहीं हो रही हो दुनिया के किसी कोने में, उसमें 10 यूनिट इंटरनेशनल यानी 2 एम्प्यूल ऑक्सीटोसिन के डले होते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के एक्टिव मैनेजमेंट में, जिन्होंने भी मेरी वो क्लासेस अटेंड करी होंगी और ये समझा होगा कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज क्या होता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज में हम वो सारे मेजर्स लेते हैं जिससे कि पोस्टपार्टम ब्लीडिंग ना हो, पोस्टपार्टम हेमरेज ना हो। हम सबको पता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा निकलता है तो ब्लीडिंग होती है। नॉर्मल डिलीवरी में करीबन 500 ml और सिजेरियन सेक्शन में करीबन 1000 ml ऑफ ब्लड लॉस हो जाएगा। अगर इस ब्लड लॉस को मिनिमाइज करना है तो हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो। इसको बोलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, राइट? थर्ड स्टेज यानी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी अंटिल द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड आफ्टर बर्थ। तो जैसे ही बेबी का एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होता है, वैसे ही सभी लोग, मतलब इररिस्पेक्टिव, ये मैं वो बातें नहीं कर रही हूँ जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हो रहा है या CHC में हो रहा है, ये मैं वो बातें कर रही हूँ जो एक ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट भी कर रही है, राइट? वो कुछ नहीं करती है, वो 10 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट यानी 2 एम्प्यूल ऑक्सीटोसिन के लोड करती है और डीप IM इनटू द बटक ऑफ द डिलीवर्ड लेडी लगा देती है। इससे पोस्टपार्टम ब्लीडिंग मिनिमाइज हो जाती है। जो 500 ml होगी नॉर्मल डिलीवरी में, वो 200-250 ml हो जाती है, एंड देन इट्स फ्रूटफुलनेस ऑफ द ड्रग, राइट? तो ये तो वो मैनेजमेंट है जो ऑलमोस्ट सब जगह हो रहा है। इसके अलावा जो मैंने आपको लेट प्रेगनेंसी में बताया कि लेबर को इंड्यूस करवाएं, डिलीवर करवाएं, है ना, और ऑगमेंट करें कॉन्ट्रैक्शंस को, ये कम लोग यूज करते हैं, या इनफैक्ट यूज भी करते हैं तो मैं आपको सच बताऊं, डर डर के यूज करते हैं बहुत ज्यादा। मैंने देखा है पेशेंट को, उसको इसीलिए मैंने आपको पढ़ाते वक्त बोला ऑब्स्टेट्रिशियन डिस्ट्रेस जब तक ना हो। मतलब ऑक्सीटोसिन कोई डिस्ट्रेस नहीं करवाता, मैं सच बता रही हूँ आपको। ऑक्सीटोसिन इतनी प्यारी ड्रग है कि अगर कभी ऊंच नीच हो भी जाए ना, थोड़ा बहुत फीटल टैकीकार्डिया या फीटल डिस्ट्रेस, बंद करते सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसके पहले आपका बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। व्हाई? बिकॉज आप डरते रहते हो इस चीज से कि अरे जरा तेज कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूट्रस रप्चर हो जाएगा। इतना अच्छा सेफ्टी मार्जिन है इस ड्रग का, क्योंकि जो इसका एक्शन है वो 5 मिनट में वेन ऑफ हो जाता है। कैसे रप्चर हो जाएगी पेशेंट, राइट? अब आता है प्यूपेरियम। प्यूपेरियम यानी कि डिलीवरी के बाद इसका क्या काम है? इट कंट्रोल्स पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी कि ये मैं बहुत बार देखती हूँ पेशेंट को, आधे टाइम पता है आइट्रोजेनिक PPH होता है, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। आइट्रोजेनिक यानी कि डॉक्टर इंड्यूस पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होता है कि पेरिफेरल सेंटर्स में या जहां लोगों को ज्यादा मालूमात नहीं होती है, वो बढ़िया ऑक्सीटोसिन से डिलीवर तो करा देते हैं, और फिर वो सिस्टर या कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ आता है और वो खट से ड्रिप बंद कर देता है कि ये तो डिलीवरी कंडक्ट करवाने के लिए थी, अब तो डिलीवरी हो गई, इसको बंद कर दो। और वो जैसे ही बंद करता है पेशेंट को पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत कम देर के लिए, 5 मिनट में बंद हो जाएगा। अब आप सोचिए वो यूट्रस जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से भरा पड़ा था, उसमें आपने सडनली इस ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को 0 कर दिया, यूट्रस क्या हो जाएगा? फ्लैबी, एटोनिक, और एटोनिक PPH होने लगेगा पेशेंट को। कहने का मतलब ऑक्सीटोसिन से जब भी डिलीवरी करवाएं, पहला ये मेरा मतलब, दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर ड्रग, प्लीज बंद ना करें। मतलब कुछ और करें ना करें, अगर जिंदगी में लेडी को ऑक्सीटोसिन से डिलीवर करवा रहे हैं, 1 घंटे तक ड्रिप चलने दें और उस पर लिख दें कोई भी आके ड्रिप सेट को बंद ना करे, राइट? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जो नर्सिंग स्टाफ होता है या जो लेस एजुकेटेड पैरामेडिकल स्टाफ है या इग्नोरेंट भी, आप ये समझ लें क्योंकि इग्नोरेंस है, और वो लोग आके खटाक से डिलीवरी के फौरन बाद सिस्टर बंद कर देती है
और उसके बाद फिर आप जूझते रहे पोस्टमार्टम हेमरेज से, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ड्रिप तो लगी है बट जा तो रही नहीं है। यानी कि इफ डिलीवरी इज कंडक्टेड बाय एन ऑक्सीटोसिक, द ऑक्सीटोसिक नीड्स टू बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 60 मिनट्स पोस्टमार्टम टू प्रिवेंट पीपीएच। कुछ ना करवाएं तो ये ना करवाएं, राइट। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स, या अच्छा एक चीज और मैं बता रही थी, कभी मान ले पीपीएच हो रहा हो, है ना, एक लेडी को पीपीएच हो रहा हो, तो पीपीएच की बड़ी लंबी सी फहरिस्त है ड्रग्स की, है ना। आप लोगों ने मीजोप्रोस्टॉल भी सुनी होगी, आप लोगों ने प्रोस्टोडिन यानी कि कार्बोप्रोस्ट भी सुनी होगी, और आपने जो है अदर ड्रग्स भी सुनी होंगी, जैसे कि आपकी ऑक्सीटोसिक्स होती हैं, मिथर्जिन होता है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, यानी कि किसी पेशेंट को अगर पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है तो जो पहली ड्रग आपको लगानी है वो ऑक्सीटोसिन ही होती है। और कितनी लगानी है पोस्टमार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए? 20 to 40 इंटरनेशनल यूनिट। 20 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितने वायल लगेंगे? एक वायल में 5 इंटरनेशनल यूनिट्स है, तो आपको करीबन 4 वायल फोड़ने हैं, 500 ml NS या RL में डालने हैं, अच्छे से हिलाना है और 60 ड्रॉप्स पर मिनट के रेट पे चालू कर देना है, और इससे पोस्टमार्टम ब्लीडिंग रुक जाएगी या पोस्टमार्टम हेमरेज रुक जाएगा। यानी कि द डोज इन द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच इज वेरी वेरी हाई। कितना? 20 to 40 इंटरनेशनल यूनिट्स तक भी आप जा सकते हैं। किसी को 30 लगेगा, यानी 6 वायल तोड़ के डालने होंगे, 40 भी लग सकता है, मतलब 8 वायल, ठीक है। तबकि लेबर कंडक्ट करवाने के लिए 1 वायल में काम हो जाएगा, और पीपीएच के लिए करीबन 4 से 5 वायल रखेंगे। तो यानी कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ आए चाहे ना आए, 2 वायल तो आपको हर डिलीवरी के लिए चाहिए, यानी 10 इंटरनेशनल यूनिट्स आईएम फॉरेन डिलीवरी के बाद टू प्रिवेंट पीपीएच। और हो ही गया तो आईवी इन्फ्यूजन बनाओ, 4 वायल या 6 वायल या 8 वायल तोड़ के 500 ml NS या RL में डाल के, यानी एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये 2 काम तो ऑलमोस्ट हर बंदे को करना है जो डिलीवरी कंडक्ट करा रहा है। और अगर आपको इस लेक्चर से फायदा मिलता है तो आने वाले वक्त में स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ ऑक्सीटोसिन, दे आर सेफर ड्रग्स। इनफैक्ट मैं प्रमोट करती हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम यूज करो, वो ज्यादा डेंजरस ड्रग्स हैं, उनके ज्यादा लॉन्ग इफेक्ट्स हैं, उनके ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, राइट, एज कंपेयर टू ऑक्सीटोसिन। चलिए बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट्स की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एडवर्स इफेक्ट्स पहले पता कर लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी बॉडी पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स करते हैं द मोमेंट वी कम अक्रॉस दीज एडवर्स इफेक्ट्स इन दी पेशेंट। क्योंकि मैंने जो लेसर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन को इसीलिए देखा है क्योंकि जब ये साइड इफेक्ट्स आते हैं ना तो आप डर जाते हैं, राइट। क्या पहली लाइन लिखी है? पहली लाइन सभी लोग पढ़ें, सीरियस टॉक्सिसिटी इज रेयर इफ यूज्ड इन कंट्रोल्ड मैनर। यानी अगर कंट्रोल्ड मैनर में यूज करा जाए तो इसकी सीरियस टॉक्सिसिटी होती ही नहीं है, राइट। इट्स अ वेरी वेरी सेफ ड्रग। क्या करवाएगी ये? हाइपोटेंशन करवा सकती है, हेडेक करा सकती है, नॉजिया वॉमिटिंग करा सकती है। क्यों कराती है ये बता देती हूं मैं। जब इसको मतलब डोज, ये ऑक्सीटोसिन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी एक हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, सेम रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो क्या होता है कि लोअर डोजेस पे ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरह काम करने लगती है और उसकी वजह से पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन करवा देती है। पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन यानी कि वेसल्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करा देगी। तो पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन से बीपी ड्रॉप हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी ड्रॉप होगा तो हेडेक होने लगेगा, थोड़ी देर बाद नॉजिया वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाएगा। यानी कि किसी किसी को ये, जिनको ज्यादा ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन जैसा होता है उनमें ये साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, अदरवाइज बहुत सेफ है। किसी को हाइपोटेंशन मैंने बहुत कम होते हुए देखा है, बट हाँ अगर आपने कोई सेंसिटिव बंदा है तो उसको हाइपोटेंशन, हेडेक, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है। अब आते हैं यूट्राइन रप्चर पे। मैंने कहा काफी सेफ ड्रग है, मतलब मैंने आज तक ऑक्सीटोसिन से एक भी रप्चर नहीं देखा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि मेरे खुद के 14 साल के करियर में मैंने कभी ऑक्सीटोसिन से रप्चर नहीं देखा, मतलब कितना रेयर होगा, राइट। तो सिर्फ ग्रैंड मल्टीपैरा यानी जिसके पहले 4 नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी हो वो ग्रैंड मल्टीपैरा होती है। तो ऐसी महिला को डोज कंट्रोल्ड मैनर, वही जो पहली लाइन लिखी है कि टॉक्सिसिटी इज रेयर इफ यूज्ड इन कंट्रोल्ड मैनर, बस होगा तब ये कॉम्प्लिकेशन जब आप अनकंट्रोल्ड चला देंगे। मतलब आपने उठाया 5 यूनिट से चौथी प्रेगनेंसी को ऑगमेंट कर दिया और रप्चर हो जाएगा भाई।
तो यू हैव टू बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर व्हेन द पैरिटी इंक्रीजेस, यानी 2 बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप इसके डोज को कम करते जाएं। यानी जब आप प्राइमी में लगाते हैं तो 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट तक भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। प्राइमी में तो रप्चर होता ही नहीं है, मैं सच बताऊं तो। आप 5 यूनिट भी चले जाओगे ना तो भी कॉन्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन, यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन, व्हिच आई विल टीच यू नेक्स्ट, बट रप्चर नहीं होता। गॉड ने इतना सॉलिड ऑर्गन बनाया है ना यूट्रस को, इतना स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर बनाया है कि जब तक काटो पीटो नहीं ना वो कुछ नहीं फटने वाला। इट इज ओनली the adverse effect of recurrent pregnancies that makes the smooth muscles of the uterus weak and grand multipara में rupture. Otherwise God ने तो बहुत ही बढ़िया solid organ बना दिया है, हिलता नहीं है उसका कुछ भी, right? तो यूट्राइन रप्चर भी बहुत रेयर है। अब इसके बाद आते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन, सिर्फ हाई डोजेज में होता है। कौन से डोजेज में? 40 यूनिट लगा दिया पीपीएच के मैनेजमेंट में, और पेशेंट वैसे ही हाइपोटेंशन में थी। अब क्या हो जाएगा भाई, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट, और वाटर रिटेन करेगी लेडी। जब वाटर रिटेन करेगी तो क्या हो जाएगा, सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा होगा तो पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, कोमा हो सकता है, राइट, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो यस, हायर डोजेज में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि आप बहुत हाई डोज ना लगा लें। और अगर मान ले कभी लगाना भी पड़ जाए तो मैंने कहा ना, ब्यूटी ऑफ द ड्रग इज द एक्शन लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स, स्टॉप द ड्रग, है ना, एक लैसेक्स दे दो, खत्म काम, राइट। अब थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, चूंकि ये ड्रग लेबर कंडक्ट करवाने के लिए लगाई जाती है तो कई घंटों चलती है। नॉर्मल लेबर तो 8 से 12 घंटे लगता है, कभी कभी 16-20 घंटे भी चलता है। तो पता चला आपने ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन आपका 8 घंटे चल रहा है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। साइट ऑफ इंजेक्शन पे आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। इसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको बोलते हैं यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन। इससे लोग बहुत डरते हैं क्योंकि ये बड़ा मोटे, जैसे यहाँ लाल लिखा है ना वैसे ही किताब में भी लाल होता है। एंड द मोमेंट इट इज रेड इट गिव्स यू रेड फ्लैग साइंस। आपको लगता है कि अरे यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन हो गया तो क्या करूंगा मैं, है ना, कैसे मैं करूंगा। मैंने कहा ना कुछ नहीं करना है, ड्रिप बंद कर देना है पहली फुर्सत में। और फिर भी लेडी ताबड़तोड़ चिल्ला रही है या यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे जा रहा है और बेबी को भी डिस्ट्रेस हो रहा है, यानी कि आपको तो डिस्ट्रेस है ही और बच्चे की भी धड़कन तेज या कम चल रही है। तो कुछ नहीं करना है। ऑक्सीटोसिन का एक, वैसे तो एंटागोनिस्ट आता है बट एंटागोनिस्ट बहुत कॉस्टली है। इसके इफेक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए एक ड्रग है जो यूट्राइन रिलैक्सेंट है, यूट्रस को रिलैक्स कर देगी, उसका नाम होता है टर्ब्यूटैलिन, राइट। टर्ब्यूटैलिन को एक एम्प्यूल तोड़ो, लोड करो, 0.25 मिलीग्राम का एक एम्प्यूल होता है, और उसको सबक्यूटेनियसली लगा दो। कितना सिंपल है, जैसे इंसुलिन लगाते हैं, बस 1 मिनट ऑनसेट ऑफ एक्शन है और 1 मिनट में वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को नलीफाई कर देगा। सो व्हेनेवर इन योर लेबर वार्ड इफ यू कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस, के एक पेशेंट को मैंने 2.5 यूनिट या 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन से ऑगमेंट करा था और अब पेशेंट 5-6 सेंटीमीटर में आ गई लेकिन ताबड़तोड़ कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं या बहुत चिल्ला रही है पेशेंट, you know there are hyperstimulation meaning thereby excessive contractions in 10 minutes, more than 3 contractions आ रहे हैं and they are not even subsiding with the stoppage of the drugs। आपने ड्रग बंद कर दी उसके बाद भी पेशेंट को स्टैब्लिश हो गए हैं, राइट। तो कुछ नहीं करना है, एक टर्ब्यूटैलिन तोड़ना है और सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर देना है। इट विल बी साइलेंट यूट्रस, राइट। सो यू don't have to get panic with uterine hyperstimulation. It is not something that will cause a rupture in a primea gravida. Please come out of this notion. I in my 14 years of clinical practice have never encountered a primea being ruptured with oxytocin. हाँ, अब एक बात जो मैं बताऊंगी कि प्रीवियस सेक्शन जब आप डिलीवर करा रहे हो, प्रीवियस सेक्शन समझते हैं, जिसका एक सीजर से बच्चा, मैं आपको ऐसे कई क्लिनिकल सिनेरियोज बता दूंगी जहां आपको यूज, अब आप कहेंगे मैम हम तो कभी यूज ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में तब की किताब में लिखा है कि प्रीवियस सेक्शन में गार्डेड यूज है। गार्डेड यूज का मतलब है कि कभी नौबत पड़ भी सकती है भाई। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे पड़ेगी। एक पेशेंट आती है, उसकी लास्ट डिलीवरी 4 साल पहले हुई थी और अब की बार उसका बच्चा 34 वीक्स में अब्रप्शन से मर गया है। अब्रप्शन मतलब प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। कैसे डिलीवर कराओगे? क्या तुम सीजर करोगे 1.5 किलो के बच्चे के लिए? मतलब ये तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए। तो यू वुड लाइक कि इस पेशेंट का वजाइनल बर्थ हो जाए आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, यानी कि वी बैक हो जाए।
तो यस, वीबैक में यूज करते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन को लेसर कॉन्सेंट्रेशन में इन्फ्यूजन पंप्स के थ्रू या कंट्रोल्ड मैनर में, और हम वेजाइनल डिलीवरी करवाते हैं इवन आफ्टर सिजेरियन सेक्शंस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस वेयर एन elective or emergency cesarean sections are not indicated, right? So yes, definitely we will put the patient on oxytocin infusion and deliver the patient following cesarean birth also, right? So we have indications following cesarean birth to deliver with oxytocin. अब fetus में क्या side effects कराता है? अगर आप इस यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन होने लगेगा तो फीटस को डिस्ट्रेस होने लगेगा, यानी बहुत ताबड़तोड़ कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, और पेशेंट लीक कर चुकी है तो कॉन्ट्रैक्शंस किसको ट्रांसमिट होंगे? बच्चे को ट्रांसमिट होंगे। जब बच्चे को ट्रांसमिट हो गए तो उसका यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब बेबी का ब्लड फ्लो कम होता है तो बेबी को ऑक्सीजन कम मिलता है, तो बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे होने लगेगी, फीटल हाइपोक्सिया होने लगेगा या डिस्ट्रेस होने लगेगा, बच्चा मिकोनियम पास कर देगा जिसको हम हरा पानी बोलते हैं, राइट? और अगर आपने बिल्कुल ही ट्रेन बर्थ अटेंडेंट ने देखा ही नहीं, पेशेंट छोड़ दिया लेबर वार्ड में, अपने आप ही डिलीवर हो राम भरोसे, तो फिर क्या हो सकता है? फीटल डेथ भी हो सकती है। कभी ग्रैंड मल्टीपैरा या वेजाइनल डिलीवरी करवा रहे हैं, आफ्टर सिजेरियन बर्थ में ताबड़तोड़ पिटोसिन लगा दिया, यूट्रस रप्चर कर गया, बेबी भी मर गया, राइट? फीटल डेथ हो सकती है। बट ये जो कॉम्प्लिकेशन है मैंने जिस ऑर्डर में लिखे है ना वैसे ही होते हैं। अगर लास्ट में लिखा है ना तो ये लास्ट है, जब आप कुछ ना देखोगे तो लास्ट यही हो जाना है, ठीक है? So don't get distressed with oxytocin, quite a safe drug. Please start using it if you are not using for conduction of labor, and don't get at all distressed with oxytocin. It's a very very beautiful drug. Okay. अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन को नहीं लगाना। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी ड्रग को पढ़ने से पहले किसमें यूज करना ये तो बाद में पढ़ें, कहाँ नहीं यूज करना ये पहले पढ़ें, राइट? क्योंकि जहां नहीं यूज करना अगर वहां कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जहां यूज करना है वहां नहीं भी करी तो क्या होगा? डिलीवरी नहीं होगी। बट जहां नहीं यूज करना वहां कर दी तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इसीलिए हर ड्रग को पढ़ने से पहले, मतलब दिस इज लाइक अ गुरु मंत्र, है ना, कि किसी भी ड्रग को पढ़े ना पहले कॉन्ट्रा, जैसे अगर लंबी लिस्ट है यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो किसको पहले याद करें? कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहां यूज नहीं करना है, राइट? तो कहां नहीं यूज करना है? अगर कोई पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है एलर्जी की या हाइपर सेंसिटिविटी टू दिस ड्रग, वैसे बहुत रेयर होती है, पर कोई कह दे ऐसा अपन को आके कि मैडम मेरी पहली डिलीवरी में जो दर्द बढ़ाने की दवा लगाई थी ना उसके बाद मुझे पूरी सब जगह चिट्टे हो गए थे, मत यूज करें। इसके बाद हार्ट डिजीज के पेशेंट में जहां फेलियर हो रहा हो, मतलब पेशेंट हार्ट फेलियर में हो, तो वहां भी ऑक्सीटोसिन ना लगाएं, क्योंकि क्या करवाता है? वाटर रिटेंशन करवाता है। अब एक पेशेंट जो हार्ट फेलियर में है उसको और वाटर रिटेंशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पल्मी एडीमा, राइट? तो आइट्रोजेनिक पल्मी एडीमा हो जाएगा, पेशेंट वैसे ही कोलैप्स कर जाएगी या हाफ के मर जाएगी। तो हार्ट फेलियर में भी ना लगाएं, राइट? फिर मल्टीपल ट्विंस डिलीवर करा रहे हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी, अक्सर मल्टीपल प्रेगनेंसी में ऑक्सीटोसिन लगाना पड़ता है, राइट? पता चला आपने सिस्टर को बोला नहीं, उसको पता नहीं था कि डिलीवरी ट्विंस की हो रही है, उसने पहला बच्चा डिलीवर होते ही ऑक्सीटोसिन लगा दिया आईएम, क्या होगा? दूसरा वाला इंट्रैप हो जाएगा, डिलीवरी नहीं होगा। अब सेकंड बेबी के लिए सीजर लग रहा है, क्यों लग रहा है? सिस्टर को बताया नहीं था कि भाई ट्विंस हो रहे हैं, उसने पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद लगा दिया। सो फर्स्ट डिलीवरी के बाद आपको ऑक्सीटोसिन नहीं देना है, वेट फॉर द डिलीवरी ऑफ द सेकंड ट्विन, तभी ऑक्सीटोसिन दो, राइट? बल्कि इनफैक्ट ऑक्सीटोसिन से ऑगमेंट करना है, राइट? आईएम डोज नहीं लगाना है 10 यूनिट्स का। मैल प्रेजेंटेशन हो, मैल प्रेजेंटेशन पता चला कि बेबी ट्रांसवर्स लाई में पड़ा हुआ था या ब्राउ प्रेजेंटेशन था, मतलब नॉर्मल केफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं था, सर के बल नहीं है बच्चा, और आपने ऑक्सीटोसिन से इंड्यूस कर दिया, तो क्या डिलीवरी संभव है? नहीं। वजाइनल डिलीवरी के लिए सब कुछ एक्सेस होना चाहिए आपका, केफेलिक प्रेजेंटेशन हो, एडिक्वेट पेल्विस हो, गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तभी लाना है हमको। अदरवाइज मैल प्रेजेंटेशन में कतई ना लगाएं, पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चली जाएगी, राइट? अगर हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी पहले से ही अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, आपने देखा ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं, पेशेंट चिल्लाई जा रही है, लेकिन फिर भी आपने कह दिया सिस्टर को लगा दो ऑक्सीटोसिन, तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में नहीं लगाना है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, यानी कि पेल्विस असेस करना बहुत जरूरी है। पता चला कि आपकी लोअर स्टाफ ने या जूनियर स्टाफ ने बोला कि मैडम एक प्राइमी ग्रेविडा आई है या मल्टी आई है, मल्टी को हम ये मानते हैं कि प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, तो ये अपने आप में प्रूफ है कि उसका पेल्विस अच्छा होगा, बट ये जरूरी नहीं है। हमेशा याद रखें, गड़बड़ वहीं होती है जहां हमारा गार्ड नीचे आता है,
यू नो एक गार्ड होता है ना हर पेशेंट को देखते वक्त, जैसे ही हम गार्ड को नीचे करते हैं ना बस वहीं कबाड़े होते हैं। सो द मोमेंट योर जूनियर स्टाफ टेल्स यू कि मैम प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी है, आप भी लूज हो जाते हैं। अच्छा प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी तो पेल्विस तो एडिक्वेट होगा, अच्छा पिटोसिन लगा दो, नहीं कतई नहीं। प्लीज अपने हाथ से पीवी करके देखें, योर 2 फिंगर्स स्पीक। मैं हमेशा बोलती हूँ हर ऑब्स्टेट्रिशियन की ये 2 फिंगर्स है ना ये बोलती हैं। पहले साल ना बोले, दूसरे साल ना बोले, 4 साल के बाद ये बोलने लगती हैं, राइट। तो जब ये बोलती हैं तो हमको बता देती हैं कि भाई पेल्विस एडिक्वेट है, कोई मैल प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई ब्राउन नहीं है, कोई फेस नहीं है, कोई ब्रीच नहीं है, राइट। और ये किफेलिक है और पेल्विस भी एडिक्वेट है, बस तभी ऑगमेंट करवाओ। पता चला हम ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन दिए जा रहे हैं और नीचे पेल्विस में जगह ही नहीं है। तो जब पैसेंजर के लिए जगह ही नहीं है पैसेज में, तो कितने भी यहाँ से हथौड़े मार लो, कुछ होने वाला है क्या? बच्चा निकलेगा नहीं। सो यस, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ऑगमेंटेशन विद ऑक्सीटोसिन। अब सीपीडी है, केफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। केफेलो मतलब बच्चे का साइज आपके पेल्विस के साइज से बड़ा है, वैसे एडिक्वेट है बट उसका बच्चा है 3.25 किलो का, 3.5 किलो का, तो इसको बोलते हैं केफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। आपने देखा ही नहीं, आपको इन्फॉर्म हुआ कि मैम एक प्राइमरी ग्रेविड आई है और ऐसे ऐसे लेबर में है और आपने सोचा कि बढ़िया है लगा दो पिटोसिन। उसने ये नहीं बोला कि मैडम बेबी फेयर साइज है। फेयर साइज यानी नॉर्मल एवरेज फीटल वेट जो इंडियन में होता है वो 2.5 से 3.2 तक होता है। अब उसने बताया नहीं कि वो 3.5 तक का बच्चा है या 3.5 से ज्यादा ही का बच्चा है और आपने ऑक्सीटोसिन लगवा दिया, क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड केफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। यहां भी नहीं ऑगमेंट करना है पिटोसिन से यानी कि ऑक्सीटोसिन से। प्रीवियस हिस्ट्रोटोमी स्कार है। हिस्ट्रोटोमी स्कार मतलब प्रीवियस यूट्रस पे कोई, अब इसमें मैंने प्रीवियस LACS नहीं लिखा है, रिमेंबर दिस। मैंने ये नहीं लिखा कि जिस महिला का पहला सीजर हुआ है उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑक्सीटोसिन लगाना, उसको तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्रोटोमी स्कार है, हिस्ट्रोटोमी यानी 28 हफ्ते से पहले की कोई सर्जरी हुई है, मान लेते हैं एक पेशेंट थी जो पहले सांवेर में जाकर उसका IUFD हो गया था 26 वीक्स का, मैडम से उसकी डिलीवरी नहीं करवा पाई उसकी, तो उन्होंने क्या करा? हिस्ट्रोटोमी करी और बच्चा यूट्रस से निकाल लिया। ऐसा स्कार जो है वो वीक स्कार होता है, वो नॉर्मल LACS स्कार नहीं है, वो वीक स्कार है। इट विल गिव वे विथ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, राइट। सो हिस्ट्रोटोमी का स्कार है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मत यूज करें। अगर पेशेंट ये कह रही है कि मैम मेरी पहली डिलीवरी सांवेर में हुई थी, 7 महीने का बच्चा मर गया था, तो कतई लगाएं मत आप अब की बार, राइट। फीटल डिस्ट्रेस हो रहा हो, पता चला आपके जूनियर स्टाफ ने आपको इन्फॉर्म करा, उसने अच्छे से FHS काउंट ही नहीं करे, FHS चल रहे थे 160 और आपने बोला कि बढ़िया 4 सेंटीमीटर में आई है, लगाओ पिटोसिन डिलीवर कराओ। अब 160 चल रहे थे, वो 180 हो गए। फीटल डिस्ट्रेस से थोड़ी देर बाद वो फोन करती है, मैडम फीटल हार्ट साउंड है नहीं, राइट। मतलब बेबी डिमाइस हो गया। क्यों डिमाइस हो गया? क्योंकि उसने बेसलाइन फीटल हार्ट साउंड्स मिस कर दिए थे कि वो तो 160 चल रहे थे। अब फीटल डिस्ट्रेस तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उस पे आपने और ताबड़तोड़ कॉन्ट्रैक्शंस करवा दिए, बेबी का यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो जो बचा कुचा था वो भी चला गया, कुल मिला के बच्चा मर गया। यानी ये सारे जो मैंने आपको लिस्ट करवाए ना कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये होती तब हैं जब आप नहीं खुद पेशेंट देखते हैं। प्लीज मेरी मतलब अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि इस ड्रग को अपने सुपरविजन में लगाएं, किसी के कहे सुने पे मत लगाएं और अपने सुपरविजन में ही कंडक्ट करवाएं। बहुत प्यारी ड्रग है, बहुत अच्छा काम करती है। मुसीबत तब है कि हम इसको इन एंड आउट तब यूज कर देते हैं जब हम सबऑर्डिनेट पे यूज इसका डाल देते हैं, उससे मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ऑक्सीटोसिन जब ऐसी ड्रग है जिसे इन्फ्यूजन पंप से दिया जा रहा है तो इसको अपनी गैर हाजिरी में कतई ना लगाएं, राइट। ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, हाँ एक जो ड्रग्स है इसके वो ले लेंगे हम ब्रेक। ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट है, ये एक इटोसिबान नाम का ड्रग आया है और ये ब्लॉक कर देता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को। इसको एक IV इन्फ्यूजन के तौर पे 300 माइक्रोग्राम पर मिनट के रेट पे चलाया जाता है। इट्स वेरी वेरी कॉस्टली, करीबन 6,500 की ये ड्रग्स है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। इसको प्री टर्म लेबर के मैनेजमेंट में काफी बार यूज करा जाता है। जैसे मैंने ये अपनी एक पेशेंट में यूज करा था, शी वॉज अराउंड 26 वीक्स और उसको नेचुरली प्री टर्म लेबर पेन्स आने लगे, तो उसको 2 शॉट ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट के लगा के इटोसिबान भी स्टेबलाइज द पेशेंट और फाइनली 32 वीक्स पे हमने उसको डिलीवर कराया था। तो इटोसिबान नॉर्मली ऑक्सीटोसिन इंड्यूस हाइपरस्टिमुलेशन को मैनेज करने के लिए नहीं यूज करे जाती, उसमें ज्यादातर टर्ब्यूटैलिन यूज करा जाता है जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाई है। इटोसिबान एक काफी महंगी ड्रग है, ये तब देनी है जब प्री टर्म डिलीवरी होने वाली हो, बट चूंकि ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है इसलिए मैं इसको आपको यहाँ बता रही हूँ।
I hope this much lecture on oxytocin would have cleared all your doubts about this drug. It's a wonderful drug, it's a magical drug. Please use it, but only under supervision. Okay.